जम्मू कश्मीर के अमन चैन के दुश्मन एक बार फिर एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है, गुपकार डिक्लेरेशन को आगे बढ़ाना। फारूक अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती और उनके समेत सभी 6 राजनीतिक दलों के नेता आज फारूक अब्दुल्ला के घर पर जमा हो रहे हैं। इसका एजेंडा बस एकदम स्पष्ट है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को एक बार फिर से बहाल किया जाए, ये इनकी मांग है। जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे अब सर्दी आ रही है, वैसे ही गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर एक नया सियासी पारा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और वो भी तब जबकि महबूबा मुफ्ती की रिहाई राज्य सरकार ने कर दी है। आज शाम 4 बजे पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के घर पर गुपकार रोड पर इस मीटिंग में कई बातें होने वाली हैं। खास करके धारा 370 की बहाली पर काफी ज्यादा चर्चा होने की बात कही जा रही है। ये हम आपको दिखा रहे हैं जो कल की बातचीत है, उसकी तस्वीरें, जहां महबूबा मुफ्ती के घर पर पहुंचे थे सभी एनसी के नेता। बीते 4 अगस्त को धारा 370 के हटाने से पहले फारूक अब्दुल्ला के गुपकार रोड पर 8 दलों की एक मीटिंग हुई थी। इस बैठक के बाद जो प्रस्ताव पास हुआ था उसे गुपकार डिक्लेरेशन कहा जाता है। गुपकार मीटिंग को लेकर कैसे जम्मू कश्मीर की सियासी ताने बाने में एक नई बात निकलकर सामने आ रही है, पहले ये देख लीजिए। ये जानना आपके लिए आवश्यक है कि गुपकार मीटिंग में आज कौन कौन शामिल हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला शामिल हो रहे हैं, जिनके घर पर इस मीटिंग का आयोजन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती इस बैठक में शामिल होंगी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। कल फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के घर पर जाकर गुपकार रोड की इस मीटिंग के बारे में उन्हें न्योता दिया। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने गुपकार एजेंडे की पैरोकारी करने वालों को देशद्रोही कहा है। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब ने महबूबा मुफ्ती साहिबा से गुजारिश की है, अगर वो 4 बजे इनके घर पे तशरीफ लाएं तो बाकी तमाम गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले जो पार्टी हैं और जो लीडर हैं, उन सबको जनाब फारूक साहब 4 बजे दावत देंगे। उस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी आज कहा है कि वो उस मीटिंग में शामिल होंगे। उस मीटिंग के दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल पे जो है उस पर नजर डाली जाएगी और आगे के लिए गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले तमाम पार्टियों का एक नजरिए में उनका एजेंडा क्या रहेगा उस पे बातचीत होगी। महबूबा मुफ्ती के घर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की जो मीटिंग हुई है, जिसमें गुपकार एजेंडे को आगे बढ़ाने पर उन्होंने चर्चा की है। ये गुपकार एजेंडा देशद्रोहियों का एजेंडा है, ये गुपकार एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा है। जम्मू कश्मीर की जनता का इस गुपकार एजेंडे से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता ने पहले ही इस गुपकार एजेंडे को कूड़ेदान में फेंक दिया है। ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने पापों को छिपाने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। आतंकवाद और अलगाववाद को जन्म देने वाली धारा 370 अब इतिहास बन चुका है। यह धारा अब दोबारा कभी वापस नहीं आ सकती। ये षड्यंत्रकारी लोग एक बार फिर कश्मीर को लहूलुहान करना चाहते हैं, लेकिन इनके एजेंडे को, इस गुपकार एजेंडे को कभी हम लागू नहीं होने देंगे, ना ही हम जम्मू कश्मीर के हालात खराब होने देंगे। तो आपने देखा किस तरह से 2 पक्ष अपनी अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, लेकिन आज 6 दलों के नेता मुलाकात कर रहे हैं और गुपकार एजेंडे को, गुपकार डिक्लेरेशन को आगे लेकर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इस पर हम बहस शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ देर में शहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता, जुड़ेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ रविंद्र रैना जी भी जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, और रऊफ भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीडीपी से। रऊफ साहब, बड़ा सीधा सा सवाल है, धारा 370 के निरस्त हुए या यूं कहे कि असक्षम हुए 1 साल बीत चुका है। जम्मू कश्मीर में अमन चैन है, लोग शांति से अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। आप फिर गुपकार एजेंडे को बहाल करके धारा 370 को बहाल करने का मांग कर क्या आप देशद्रोह का काम नहीं कर रहे, जिसका आरोप भारतीय जनता पार्टी आप पर लगा रही? ये जो मीटिंग हो रही है, ये नेशनलिस्ट लोग सारे हैं। ये जो आप गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये लोगों की मांग है,
कि यहाँ जो है जो 5 अगस्त को हुआ है वो गैर आईनी और गैर जमहूरी के तरीके से हमसे स्पेशल स्टेटस छीना गया है, उसे रेस्टोर करना होगा। आप देख रहे हो कि यहाँ हालात कितने खराब है। रऊफ साहब, इस पूरे मामले पर अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। अगर आप अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार तो कर लीजिए, तब कहिएगा कि गैर आईनी है। हमारे बच्चों को यहाँ इंटरनेट की सहूलियत नहीं है, यहाँ कितने हालात खराब है। नहीं, मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ रऊफ साहब, आप अपने आप को नेशनलिस्ट कह रहे हैं। अगर आप अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं तो देश की सर्वोच्च अदालत पर आपको भरोसा होना चाहिए। यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है। सुप्रीम कोर्ट को तय करने दीजिए कि सरकार ने गैर कानूनी काम किया है या कानूनी काम किया है, ताकि कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए। रऊफ साहब, अगर आप सिर्फ बोलते रहेंगे, सवाल का जवाब नहीं देंगे तो ये बातचीत नहीं होती है, इसको एजेंडा कहते हैं। इसीलिए तमाम देश के तमाम चैनल पीडीपी के प्रवक्ताओं से यही गुजारिश करते हैं कि आप बात करना पहले सीख लीजिए, पहले बात कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में आप गवर्नर से लेके बोलिए, चीफ आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं, तो कहते रहिए अंधेरे में। क्या यहाँ कोई आप कहते रहिए अंधेरे में, आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला। सवाल बड़ा सीधा सा है रऊफ साहब। सबसे पहले आप नेशनलिस्ट हैं, ठीक करने के लिए रऊफ भट्ट हो रहा है। रऊफ भट्ट साहब, देखिए आप कितने, रऊफ भट्ट साहब, क्या आप नेशनलिस्ट हैं? रऊफ भट्ट साहब, क्या आप नेशनलिस्ट हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप चाइना बैठी है लद्दाख में, उस पर बात करें। आप नेशनलिस्ट, आप सिर्फ इधर उधर की बातें कर रहे हैं, आप मुद्दे पर बात करना नहीं चाहते। आपकी पहली तकरीर थी आप नेशनलिस्ट हैं। रऊफ साहब, आपकी पहली तकरीर थी आप नेशनलिस्ट हैं, हाँ या नहीं? आप नेशनलिस्ट हैं? बिल्कुल, हम, ये हमारा बुनियादी हक है। आप नेशनलिस्ट हैं या नहीं? अरे साहब, बड़ा सीधा सा सवाल बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रिसाइसली। अब आइए मेरा दूसरा सवाल, आप नेशनलिस्ट हैं, नेशनलिस्ट हैं तो देश की आईन में आपको भरोसा है? हिंदुस्तान के आईन में भरोसा है? बिल्कुल है। कानून में भरोसा है? बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है? आप मुझे ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है? आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, इसलिए तो पूछ रहा हूं आपसे। सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है? कर लीजिए आप लोग, देश की सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है? ठीक कीजिए। ये हमें सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने जो कदम उठाया वो देश के हित में कदम उठाया, ये सरकार का मानना है। आप विरोध करते रहिए, आप विरोध करते रहिए। आपका पूरा अस्तित्व, आपका पूरा अस्तित्व सिर्फ दक्षिण कश्मीर के 1.5 जिले में है, 1.5 जिला। यही पीडीपी की पूरी राजनीतिक ताकत है, जिसने इतनी कुर्बानियां दी है। रऊफ साहब, इस तरह से बातचीत नहीं हो सकती, मैं क्षमा चाहता हूं। जो कल तक नेशनलिस्ट, हम इंडिया टीवी पर चिल्लाते नहीं है, हम इंडिया टीवी पर चिल्लाते नहीं, हम बात करते हैं। अगर आपको बात करना पसंद है तो कृपया करके बात कीजिए, अन्यथा आप उठ सकते हैं। हमें फोकस करना चाहिए। अगर आप गुर्बत, मैं पूछ रहा हूं आपसे सवाल, आप उसका जवाब देना पसंद करेंगे तो आप ऐसा करें। नहीं, देखिए रऊफ साहब, रऊफ साहब, हम वो चैनल नहीं है जो आपके एजेंडे को चलने देंगे। मैं स्पष्ट कह दूं आपसे, मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपसे, इस तरह की बातचीत नहीं होती। बातचीत का मतलब होता है आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जो सवाल आपसे पूछा जाए उसका जवाब दीजिए, आप अपनी बात रखिए। इस तरीके से आप एजेंडा नहीं चला सकते, ये मैं आपको एक बार फिर स्पष्ट कर रहा हूं। रविंद्र राणा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हमारे किसान रविंद्र, प्लीज मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी, अगर आप बोलेंगे नहीं तो चुप नहीं होंगे। करोड़ों लोग बेरोजगार। रऊफ साहब, बेरोजगारी है, पूरा देश भला चाहता है जम्मू कश्मीर का, ये आप एजेंडा हाईजैक मत कीजिए। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे लगता है कि आपकी आवाज थोड़ी सी धीमी करनी पड़ेगी क्योंकि आप बातचीत नहीं सुनना चाहते। रविंद्र जी, बड़ा सीधा सा सवाल है। आपने कहा कि वो तमाम लोग जो आज शाम 4 बजे फारूक अब्दुल्ला साहब के घर पर मुलाकात कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं, ऐसा क्यों कहा आपने? जम्मू कश्मीर पिछले 1 साल से, जब से धारा 370 का समापन हुआ है, बड़े अमन चैन से आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर की जनता यहां बहुत खुशी से अपना रोजमर्रा की जिंदगी गुजर बसर कर रही है, लेकिन अचानक ही इनको वो गुपकार एजेंडा याद आ गया और कश्मीर को फिर से इन लोगों ने लहूलुहान करने की साजिश की है। धारा 370 चीन की मदद से जम्मू कश्मीर के अंदर पुनः रेस्टोर करने की बातें इन्हीं नेताओं ने की हैं जी। जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया, जिस धारा 370 ने लाखों कश्मीरी पंडितों को अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इसी धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता
पैदा हुई, बिल्कुल। जहां गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग जो कि मुसलमान हैं उनको अधिकार नहीं दिए गए, यहाँ दलित समाज के लोग जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं जी, उनको उनके अधिकार पिछले 70 सालों में नहीं दिए गए, इसका गुनाहगार धारा 370 है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने यहाँ पर उठाया। मैं बड़े अदब से आपसे क्षमा मांगता हूँ रोहित साहब, मुझे जरा इन सवालों को रऊफ साहब के सामने रखने दीजिए। रऊफ साहब, आपने कहा कि धारा 370 बुनियादी हक है। मैं पूछना चाहता हूं, पीडीपी की सरकार के समय और उसके पहले क्या जम्मू कश्मीर में गुर्बत नहीं थी? क्या गरीबी नहीं थी उस समय? क्या उस समय तमाम बातें नहीं थी? देखिए, क्या उसके साथ साथ सुनिए ना, जरा सवाल सुन लीजिए साहब, इतना तो इत्मीनान रखिए कि आप सवाल सुन सकें। जी जी। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि चीन की मदद से धारा 370 को वो लागू करना चाहते हैं हिंदुस्तान में। चीन की मदद से? आप चीन का डर दिखा रहे थे अभी। चीन की मदद से आप लोग धारा 370 लागू करेंगे हिंदुस्तान में? अब आप जवाब सुनिए जी। ये चीन को किसने लाया? ये जब आपकी गलत पॉलिसीज जो आरएसएस और बीजेपी ने यहाँ इंप्लीमेंट करवाई, आज चीन बैठा है लद्दाख में, उस पर क्यों नहीं आप बात करते हैं? उसी पे तो बात कर रहे हैं आप ये रविंद्र रैना जी कह रहे हैं गुज्जर बकरवाल। आप सवाल का जवाब दीजिए ना। कश्मीर लद्दाख के लोग यूनाइट। आप सवाल का जवाब दीजिए। क्या चीन की मदद से हमें कोई जो है कोई कंट्राडिक्ट नहीं है? राव साहब, क्या चीन की मदद से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी धारा 370 को हिंदुस्तान में एक बार फिर बहाल करना चाहते हैं, हाँ या ना? किस विकास की बात करते हैं? कौन सा विकास? अरे मैं आपसे पूछता हूं, आपकी भी तो सरकार रही है, क्या विकास किया आपने? चलिए आप बता दीजिए। राव साहब, मैं आंकड़े लेकर बैठा हूं आपके सामने, जमीन पे हर रोज प्लीज टेल मी, आप बताइए क्या जीडीपी रही है जब पीडीपी की सरकार रही है जम्मू कश्मीर की? बता सकते हैं आप? आंकड़े हैं आपके पास? पूरी दुनिया ये कह रही है, आंकड़े हैं आपके पास? देखिए, लब्बाजी मत कीजिए, बायलैटरल मसला, लब्बाजी मत कीजिए, आप लब्बाजी कर रहे हैं। गुर्बत दूर, यही दिक्कत है कश्मीर के अधिकतर नेताओं के साथ। यहां से गुर्बत दूर करो। जहां भी बात होती है ना फैक्ट्स की, डेटा की, वहां आपकी जबान बंद हो जाती है। आप फैक्ट और डेटा पर बात नहीं करना चाहते। आप देखिए कश्मीर कितना पीछे रह गया पीडीपी के शासनकाल में, क्या इसका कोई जवाब देने के लिए आप तैयार हैं? किस मुल्क की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तकरीबन 20 साल जम्मू कश्मीर पर शासन किया, क्या इसका जवाब देने के लिए तैयार है आप लोग? बात कर रहे हैं आप, हम जो बात कर रहे हैं जाहिर सी बात है, ये एक तरफा बात है। रवीन जी, मैं फिर आपके पास वापस आता हूं, मैं फिर एक बार आपके पास आता हूं। हमें दिया है रवीन साहब, हमारी बात सुनी। जिस तरह से ये दोनों पार्टियां, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी, रोना रोती रहती हैं कि विकास नहीं हुआ। जब इनका शासन चल रहा था, विकास कहां दिखाई दे रहा था? क्या देखा आपने कहीं विकास जम्मू कश्मीर में? इसमें सबको बात करने का हक है। और आप जो ये मुसलमान, ये अपने पापों को छुपाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं इस देश के। कल तक यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग एक दूसरे को ये नेता देख के राजी नहीं होते थे, एक दूसरे के आमने सामने नहीं होते थे। कल तक जो लोग आपस में हाथ मिलाते नहीं थे, दुआ सलाम नहीं करते थे, आज वो कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ने बिल्कुल ये लोगों का मसला है, हमें एक होना चाहिए। पहले ही कूड़ेदान में फेंक दिया, जितनी भी क्योंकि इस एजेंडे का जम्मू कश्मीर की जनता से कोई लेना देना नहीं है। इसमें जम्मू कश्मीर की जनता की कोई भलाई नहीं है। ये एक बार फिर पाकिस्तान, अलगाववाद और आतंकवादियों के इशारों पर नाचने वाले ये कठपुतली लोग इकट्ठे होकर कश्मीर के हालात खराब करने की साजिश कर रहे हैं, जो हम नहीं होने देंगे। हमारे देश में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, याद रखना, मोदी जी की सरकार है। और ये भी याद रखना कि होम मिनिस्टर अमित शाह साहब है, ये एंटी नेशनलिज्म और एंटी जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे हो, इसको कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। राणा साहब, मैं रऊफ साहब से एक बार फिर यही सवाल पूछता हूं जो आपने उठाया था। पूरे देश ने सुर्खियां बरती इस पूरे मामले पर। रऊफ साहब, अगर चीन की मदद से धारा 370 बहाल करने पर आप भी तैयार हैं? स्टेटस को रेस्टोर किया जाए। रव साहब, आप जम्मू कश्मीर पे धारा 370 स्टेटस रिस्टोर करना चाहते हैं, किसकी मदद से? चीन की कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान की? किसकी मदद से करना चाहते हैं? हम भी तो वही कर, नहीं, किसकी मदद से करना चाहते हैं?
देखिए, ये चीन की मदद से, पाकिस्तान की मदद से का हक होता है कि वो नहीं, हम अपने बलबूते पे, हमारा ये मुल्क है, हमारा ये हक बनता है कि हम जो है, हमारे जो एस्पिरेशंस है, जो हमारे आपका हक बनता है विकास का, आपका हक बनता है हिंदुस्तान के साथ खड़े होने का, आपका हक हिंदुस्तान को तोड़ने का नहीं बनता साहब। हमारा ये हक बनता है। इरफान लोन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इरफान साहब, गैर आईनी तरीके से धारा 370 को बहाल करने के लिए चीन की मदद लेने के लिए भी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल तैयार हैं और आज गुप्कार रोड पर एक बार फिर बैठक हो रही है। क्या इसे आप देश को जोड़ने वाला कदम समझते हैं? क्या इससे देश एकजुट होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि देशद्रोह है। इस मुल्क को देने के लिए जरूरत इरफान साहब, देखिए जनाब, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि 370 1950 में वजूद में आया जी, और ये हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने नहीं दिया है, ये हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तय हुआ था। आपको मैं बताना चाहता हूं और आपकी चैनल के माध्यम से, जो पूरे देश में एक चैनल मानी जाती है, सारे देश को ये बताना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने नहीं दिया था, ये हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दिया था। और जब 5 अगस्त 2019 को यह हमसे छीना गया, उस दिन इसकी उम्र 70 साल थी। और अगर आज इसकी बहाली के लिए हम मांगते हैं, जो 70 साल हिंदुस्तान के संविधान में था, 35A 370 या जो स्टेटहुड हमसे छीनी गई, तो मैं देशद्रोही नहीं बनता हूं। अगर आपको लगता है देशद्रोह है, तो मैं थोड़ा सा आपकी मेमोरी रिफ्रेश करना चाहता हूं। ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था इरफान साहब, अगर आप मेरी बात समझना चाहें, ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था। एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत आर्टिकल 370 में 35A लगाया गया था और आर्टिकल 370 के भी कई प्रावधानों को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए लागू किया गया था। ना तो इसमें कोई संविधान संशोधन हुआ था, ना ही संविधान का हिस्सा है। ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए। अब प्लीज बताइए, कौन सा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था जी? देखिए, मैं 370 की बात करता हूं। 370 ये कहता है कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जुरिडिक्शन है भारत पार्लियामेंट का, उसी तक ये सीमित रहेगा। और हिंदुस्तान ने फिर उसे कानूनी शक्ल, कानूनी रिकग्निशन, मान्यता 370 में दी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को। एक बात। दूसरी बात, मैं आपके विवेक, आपके विजडम पे ये छोड़ता हूं। मुझे बताइए, क्या ये लोकतंत्र में संभव है? क्या हिंदुस्तान जैसे बड़े लोकतंत्र को शोभा देता है कि यहाँ की असेंबली बंद थी, यहाँ की सरकार वजूद में नहीं थी, आपने पूरे कश्मीर को कर्फ्यू में डाला और पूरा हमारा। चलिए, इसका जवाब रविंद्र रैना साहब दे रहे हैं। रविंद्र रैना साहब, प्लीज इरफान लोन जी ने जो बातें कही हैं, इसका जवाब आप दे दें। रविंद्र जी प्लीज। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप पिछले 70 साल के अंदर देखेंगे, तो यहाँ के जो राजनेता हैं, जो सत्ता में रहे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस के लोग रहे, इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह किया। इन्होंने बार बार कहा ये कुछ स्पेशल स्टेटस है, 370 ये यहाँ रहेगा। उन्होंने इस बार, और इसको कोई हटा नहीं सकता। भाई, ये हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने कानून बनाया था और इसको हटाने का अधिकार भी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को है। आप लोग जाके पहले तो ये पाकिस्तान का रोना रोते थे, पहले पाकिस्तान का महिमा मंडप और गुणगान करते थे। जब हिंदुस्तान ने बार बार पाकिस्तान को मारा, पाकिस्तान को हर बार मुसीबत खानी पड़ी, और इन्होंने देखा कि पाकिस्तान को तो हिंदुस्तान से टकराने का दम नहीं है, तो यही पॉलिटिशियन और यही लोग जिन्होंने यहाँ सत्ता की मलाइयां खाई, पहले वो चीन का गुणगान करने लगे और खुद बैठे हैं हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने पहले कानून बनाया था और फिर हटाया है, और ये कोई चीन के पार्लियामेंट ने नहीं बनाया था। और इन लोगों ने हमेशा कश्मीर के अंदर एक देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है। खाना हिंदुस्तान से, पैसा हिंदुस्तान का, और हमारी सुरक्षा के लिए आर्मी फौज हमारे देश की, पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारे देश की, फंड्स हमारे देश का, सारी सुख सुविधाएं ताम झाम आपको हिंदुस्तान नई दिल्ली से चाहिए। और यहाँ आपके जुबान में पाकिस्तान और अलगाववाद और आतंकवाद हो रहा है। ये कोई आपकी नाफरमानियों को आप कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस देश में मोदी जी की सरकार है, कोई कांग्रेस की सोनिया गांधी की, मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है। ये नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब की सरकार है, जो षड्यंत्र कैसे उठाया कश्मीर की जनता ने 1 साल में। अच्छा, इरफान साहब
आप धारा 370 को लेकर इतने उत्तेजित हो रहे हैं इरफान साहब, धारा 370 को लेकर आप इतने उत्तेजित हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, आंदोलन करने की आवश्यकता होनी ही क्यों चाहिए? पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है, सुप्रीम कोर्ट को तय करने दीजिए ना। भारत सरकार ने धारा 370 को खत्म नहीं किया है। धारा 370 के इरफान साहब बड़े अदब से कह रहा हूं, नारेबाजी मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। हम बातचीत कर रहे हैं, कृपा करके बातचीत करते हैं। बातचीत का मतलब यह होता है कि मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है तो इसको एक राजनीतिक आंदोलन बनाकर आप जनता की भावनाओं को भड़का नहीं रहे? क्या आप इसको जबरदस्ती एक मुद्दा बनाकर अपने अस्तित्व को दोबारा बहाल करने की कोशिश नहीं कर रहे? क्या है ये? अरे क्या बात कर रहे हो? आपने हम पे हमला किया है, किसने हमला किया आपके ऊपर? मेरा संविधान छीना है और कह रहे हो आप आंदोलन मत करो। ये गांधी जी का भारत नहीं है, मैं मानता हूं। आप में आज टॉलरेंस नहीं है। किसने कहा टॉलरेंस नहीं है? किसने कहा टॉलरेंस नहीं है भाई? ईडी को पीछे लगाते हैं, एनआईए को पीछे लगाते हैं। आप सिर्फ आरोप लगा सकते हैं रविंद्र जी। मुझे लगता है कि बेहतर होगा आप ही इनके आरोपों का जवाब दें। जिस तरह के आरोप हैं ये सिर्फ एक राजनीतिक भाषा शैली है, इसके अलावा कुछ नहीं। रविंद्र जी प्लीज। जुल्म किया आप लोगों ने, जालिम है आप लोग। वो लोग जो माफ कीजिएगा, कहीं से भी आपकी बात गले के नीचे उतरती नहीं। आज पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में धारा 370 के कुछ प्रोविजंस को निरस्त किए जाने को लेकर खुशी है। हर कोई इसे उस तरीके से देख रहा है। मैंने बड़ा सीधा सवाल आपसे पूछा, सुप्रीम कोर्ट पर आपको यकीन क्यों नहीं है? अयोध्या जैसे मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरा देश मान सकता है, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करना चाहते? करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए पाकिस्तान से बात कर रही है, ये चाइना के साथ बात कर रही है लद्दाख में, तो यहां कौन सी प्रॉब्लम है ये मुझे बताएं। यहां तो फिर बिल्कुल सही बात है ना, आप पार्टिसिपेट कीजिए चुनाव में। अभी तो स्थानीय चुनाव होने वाले हैं, स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं ना रऊफ साहब। गवर्नेंस का मसला नहीं है, आपने मेरी भावनाओं को। देखिए इरफान साहब मैं बड़े अदब से आप सबसे लगातार गुजारिश कर रहा हूं, चीखने की आवश्यकता नहीं है, बात बहुत सामान्य तरीके से रखी जा सकती है। रऊफ साहब, पीडीपी क्या इलेक्शंस में हिस्सा लेगी? अभी लोकल इलेक्शंस होने वाले हैं, लोकल बॉडी इलेक्शंस, आप हिस्सा लेंगे? मेरी बात सुनिए, ये सारा कुछ तय होगा, ये जो सारा कुछ तय होगा, ये गुफ्कार डिक्लेरेशन के जो लीडर साहिबान बैठेंगे वो ये तय करेंगे। हम आज यहां ये बात कर रहे हैं कि अगर आप नागा अकॉर्ड यही गवर्नमेंट करती है, अगर कॉरिडोर जो करतारपुर कॉरिडोर है उस पे जो है ये हुकूमत आप मुद्दा डाइवर्ट क्यों कर देते हैं? मैं आपसे जो सवाल पूछता हूं उसका जवाब आप देना पसंद नहीं करते जनाब। बात क्यों नहीं कर रहे? जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब तो दे दीजिए ना। क्या आप स्थानीय इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? स्थानीय लोकल इलेक्शंस अभी जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं, आप लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, आप लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। उसको कितना दंड किया है आज इस राइट विंग ने? एक बहुत ही विचित्र मानसिकता दिख रही है, चाहे पीडीपी की बात करें या फिर रायना साहब की बात करें, माफ कीजिएगा लोन साहब की बात करें। रायना साहब आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्थानीय जो चुनाव होने वाले हैं, स्थानीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, उसमें पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस हिस्सा ले या न ले, इसके बारे में अभी तक स्पष्टता से बात नहीं करती। ये लोगों के बारे में, प्रतिनिधित्व करने के बारे में बात नहीं करते, ये सिर्फ धारा 370 की बात करते हैं। क्या है ये रायना साहब? सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर जम्मू कश्मीर में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारें रही, इन्होंने कभी यहाँ स्थानीय लेवल के चुनावों को, चाहे वो पंचायत लेवल के चुनाव हो या शहरी निकाय चुनाव हो, इन्होंने कभी नहीं कराई है। कभी नहीं चाहते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो। जब मोदी जी की सरकार आई तो मोदी जी ने लाल किले से घोषणा की कि जम्मू कश्मीर में पंचायतों के और शहरी निकाय चुनाव होंगे। और मेरे को आज खुशी से आपको मैं बता रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को यह जानकारी दे दूं कि मोदी सरकार के दौरान जम्मू कश्मीर में 40,000 से ऊपर चुने हुए हमारे सरपंच और पंच हैं। हमारे यहाँ लगभग 1,000 से ऊपर जो कमेटीज हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो शहरी निकाय के जो वार्ड मेंबर्स और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं, ये सारे जनता ने चुने हुए नुमाइंदे हैं। लेकिन ये जो अब्दुल्लाज और मुफ्तीज हैं, ये कभी नहीं चाहते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो
आम लोगों के रविंद्र जी, पास अधिकार हो। आज गांव गांव का जो विकास हो रहा है वहाँ के सरपंच, पंच और वार्ड मेंबर्स कर रहे हैं। मोदी सरकार के 36 केंद्रीय मंत्री दिल्ली से 3 दिन यहाँ आके पंचायतों में रहे, गांव में, पहाड़ों में, मैदान में, बॉर्डर में, एलओसी के ऊपर उन्होंने लोगों से बातें की, आउटरीच किया। आज हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब, एलजी साहब गांव गांव का दौरा कर रहे हैं, लोग उनसे मिल रहे हैं। तो ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग हैं, ये गुप्कार एजेंडे की जो बात कर रहे हैं, इनको जनता ने नकार दिया। बिल्कुल रिजेक्टेड और डिजेक्टेड लोग हैं। रव साहब, अगर आप जनता के प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं तो चुनाव के मैदान में आइए ना। रव साहब मेरी बात तो सुन लीजिए। रव साहब मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। यहाँ आपको अगर आप जनता के प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं जम्मू कश्मीर के लोग तो कृपा करके चुनाव के मैदान में आइए, मुल्क का हिस्सा नहीं है। स्थानीय चुनाव में हिस्सा लीजिए, लोगों के प्रतिनिधित्व की बात कीजिए, विकास की बातें कीजिए। क्यों नहीं करना चाहते हैं? स्थानीय चुनाव ये लड़ नहीं सकते क्योंकि आपको रेस्टोर करना पड़ेगा हमारा स्पेशल स्टेटस, हमारा स्पेशल स्टेटस रेस्टोर करना पड़ेगा। ये हमारा बुनियादी हक है। हमारे आप विकास की बात नहीं करना चाहते हैं। रव साहब, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि जम्मू कश्मीर की पार्टियां आज मानसिक दिवालियेपन से कैसे जूझ रही हैं। उनसे भी जरा आप जनता के विकास की बात नहीं करते हैं, उनके आप अपने राजनीतिक अस्तित्व की बात कर रहे हैं। उनकी कोई बात नहीं कर रहे हैं आप। उन्होंने तो लद्दाख खाया, अब वो कश्मीर मैं आपसे पूछ रहा हूं, उस पे भी आप जम्मू कश्मीर की जनता की बात करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? बैठिए, इस पे भी रविंद्र रैना जी को बोलो, बात पूछिए ना। ये गुर्बत यहाँ से हटाएं, कश्मीर की यहाँ से बेरोजगारी हटाएं, यहाँ की जीडीपी को ठीक करें। कश्मीर की रव साहब, क्या ये मैं मान लूं, रव साहब क्या मैं ये मान लूं कि आप तय कर आए हैं कि बहस में सिर्फ अपनी बात बोलनी है? लोग जो है खुदकुशियां कर रहे हैं। रव साहब, आप ये तय करके आए हैं कि सिर्फ आप वही बोलेंगे जो आपके दिमाग में है, जो आपको कहा गया है बोलने के लिए? आप लोगों ने, आप सवाल का जवाब नहीं देना पसंद करते कि यहाँ पीस हो, आप किस लोकतंत्र की बात करते हैं जब आप पूछे गए सवाल का जवाब देना भी पसंद नहीं करते? यहाँ के जो लोग हैं, मैंने सीधा सवाल आपसे पूछा, आप लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। स्थानीय चुनाव की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है जम्मू कश्मीर में, सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। आप उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं करना चाहते? आप लोगों की विकास की बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कहते कि वहां पर ज्यादा बेहतर पढ़ाई हो, वहां पर नए इंस्टीट्यूट्स लगे, वहां पर कारखाने लगे, वहां पर लोगों को नौकरी मिले? इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते? ये नेशनलिस्ट लोगों का गठबंधन है। आप घबराए क्यों हैं? यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप क्यों घबराए? गुफ्कार डिक्लेरेशन में होगा, वो हमारे जो सीनियर लीडर साहिबान बैठे हैं, जो इस स्टेट के हित में होगा, लोगों के हित में होगा, वही फैसले चलेंगे, वही फैसले होंगे। क्योंकि हम बिल्कुल फैसला लीजिए आप, लेकिन जरा ये तो बता दीजिए, जम्मू कश्मीर में पढ़ाई लिखाई, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से रिहाई, जम्मू कश्मीर में नौकरी, जम्मू कश्मीर में पर्यटन, जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व, ये क्यों नहीं हो सकता? पड़ेगा आप लोगों को, क्यों नहीं हो सकता? तब तक यहाँ हालात ठीक नहीं होने। क्यों नहीं होने? आप जो है क्यों आप नहीं होने देंगे? जो आप चला रहे हो वो आप हालात ठीक नहीं होने देंगे? रव साहब, कौन सा विकास? रव साहब, आप जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं होने देंगे? जी, आप ये चुनौती दे रहे हैं हिंदुस्तान हम हालात ठीक करने के लिए निकले। हालात का बेड़ा गर्क तो आप लोगों ने किया। चलिए रैना साहब, जबरदस्ती सीधे तौर पर कहते हैं कि हम हालात ठीक नहीं होने देंगे जब तक आप हमारे राजनीतिक मकसद को पूरा नहीं होने देते। रैना साहब, कि यहाँ जो है लोगों को एतमाद में जब तक ये अब्दुल्ला और मुफ्ती जेल की सलाखों के पीछे बंद थे, कश्मीर घाटी में एक सिंगल पत्थर किसी ने नहीं चलाया। कश्मीर घाटी की सड़कों पर कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। कश्मीर घाटी में पिछले 1 साल में लोग अमन चैन और सुख चैन की सांस ले रहे हैं। कितने बार लोग कश्मीर घाटी से दिल्ली जाके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब को मिलते हैं। जम्मू कश्मीर खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। बस इन लोगों को ये तकलीफ हो गई कि इनके बिना जम्मू कश्मीर कैसे खुशहाल हो गया। ये खुशहाल जम्मू कश्मीर नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए बिन पानी जैसे मछली तड़पती है ऐसे छटपटा रहे हैं, तड़प रहे। मोदी सरकार के 36 मंत्री जम्मू कश्मीर के गांव के अंदर घूमे। मैं अब्दुल्ला और मुफ्ती से
मैं पूछता हूं, क्या कभी आपकी कैबिनेट के मंत्री भी जम्मू कश्मीर के गांव-गांव में पंचायत स्तर पर गए? मोदी सरकार के मिनिस्टर दिल्ली से आके, चाहे जम्मू है या कश्मीर घाटी है, हर एक पंचायत में गए। क्यों गए? लोगों की सुनवाई की, लोगों की परेशानियां दूर की, लोगों की तकलीफें दूर की। और मोदी सरकार ने, मोदी जी ने अपने सीने से लगाया है जम्मू कश्मीर के लोगों को। हाँ, ये जो शरारती लोग हैं, एक खुरापाती लोग हैं, पाकिस्तान के इशारों पर नाचने वाले हैं, इनके एजेंडे को हम पूरा नहीं होने देंगे। बिल्कुल, इंटरनेट के इसमें कोई शक नहीं है। एक आखिरी सवाल रवि साहब, मैं जानता हूं आप इसका जवाब देना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन क्या आप लोगों को वहां कहा था टूल? रवि साहब, मैं जानता हूं इस सवाल का जवाब आपके लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि आप इंडियन फर्स्ट हैं? ये कौन सा रवि साहब, यहाँ तो गरीब लोग हैं, सुनेंगे ही नहीं, जवाब देना पसंद ही नहीं करेंगे। आपको तो क्या आप पहले भारतीय हैं? जम्मू के लोगों ने पहले भारतीय हैं आप, या उसके बाद कुछ हैं, या आप पहले बहुत कुछ हैं और उसके बाद में भारतीय हैं? बस इतना तय कर बता दीजिए। जिस दिन ये जवाब आप दे देंगे, जिस दिन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इस जवाब के साथ खड़े हो जाएंगे, उस दिन पूरा हिंदुस्तान इन राजनीतिक पार्टियों को अपना बना लेगा। क्योंकि जब तक ये जवाब सामने नहीं आता कि इंडियन फर्स्ट, तब तक बाकी किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने की शायद आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बात आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आखिरकार जो मीटिंग होने जा रही है शाम 4 बजे, उस मीटिंग में क्या एजेंडा निकल कर आना है?